हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज इस बुक दैट इज योर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर 14 विच इज योर मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। तो पिछले पार्ट में यानी कि चैप्टर 13 में हमने पढ़ा अबाउट द वाटर इन द ओशियंस। उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अबाउट the relief of the ocean floor, about the temperature of the ocean waters and also about the salinity of the ocean water कि किस किस तरीके से ये चीजें होती हैं और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इनके वेरिएशन के लिए, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किस तरीके से वेरी करती है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज पीछे जाके उसको प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए इसको भी मोर देन वन पार्ट में लेके चलेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं विद द पार्ट 1। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। द ओशन वाटर इज डायनेमिक। हमें पता है कि जो ओशन का वाटर है वो डायनेमिक है, वो चेंज करता रहता है। इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक द सन, मून एंड द विंड इन्फ्लुएंसेस द मूवमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर। ठीक है, हमें ये चीजें पता है, हमने पिछले पार्ट में ये चीजें पढ़ी हैं कि किस तरीके से आपका जो टेम्परेचर का चेंज है या फिर सैलिनिटी का चेंज है या डेंसिटी का चेंज है, उनकी वजह से किस तरीके से मूवमेंट्स होता है। ठीक है, और हमने एक्सटर्नल चेंजेस के बारे में या एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में जैसे कि सन का इफेक्ट है या मून का इफेक्ट है या विंड का इफेक्ट है, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो सन और मून का जो इफेक्ट होता है, उनका जो एक कंबाइंड इफेक्ट होता है, उनकी वजह से जिस तरीके का जो मूवमेंट होता है ओशियन फ्लोर में, दैट इज नोन एज बेसिकली योर टाइड्स। उसको बोला जाता है टाइड्स। और जो विंड्स की वजह से जो होता है, विंड्स की वजह से जो मोशन होगा, मूवमेंट होगा, उसको बोला जाएगा ओशियन करंट्स। तो ये दो टाइप के मेजर रहेंगे जिनको हम पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर कॉमन इन ओशियन वाटर बॉडीज। तो दोनों ही तरीके के जो मोशंस हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है और वर्टिकल मोशन भी होता है। द हॉरिजॉन्टल मोशन रेफर्स टू द ओशियन करंट्स एंड वेव्स। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है उसका दो तरीके से उसको रेफर किया जाता है, एक होता है ओशन करंट्स और दूसरा होता है वेव्स। और द वर्टिकल मोशन जो होता है दैट इज रेफर्ड टू एज टाइड्स, उसको बोला जाता है टाइड्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स आर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन व्हाइल द वेव्स आर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर। तो आप कह सकते हैं कि जो ओशन करंट्स होते हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं ओशन करंट्स आर योर रिवर्स इन द ओशन। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवर्स इन द ओशन है कि यानी कि एक ही डायरेक्शन में अगर पानी बहुत दूर तक अगर जा रहा है ऑन द ओशन फ्लोर या फिर आप कह सकते हैं ऑन द ओशन सरफेस, तो उसको बोला जाता है दैट इज नोन एज योर ओशन करंट। इन अ डेफिनेट डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और वेव्स क्या होती हैं? वेव्स आर योर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ water. Water moves ahead from one place to another through ocean currents while the water in the waves does not move, but the wave trains move ahead. तो ध्यान रखिएगा कि ओशन करंट्स जो होते हैं उनमें जो है वाटर मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, लेकिन जो वेव्स होती हैं उसमें वाटर मूव नहीं करता, जबकि वेव ट्रेन्स जो होती हैं वो मूव करती हैं। द वर्टिकल मोशन रेफर्स टू द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशंस एंड सीज। तो ये जो वर्टिकल मोशंस की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि जो मैं ये टाइड की बात कर रहा हूं, अगर आपने हिंदी में ये वर्ड सुना होगा तो टाइड को हिंदी में बोला जाता है, टाइड्स आर कॉल्ड एज और रेफर्ड टू एज ज्वार, जिसको ज्वार और भाटा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स ज्वार भाटा बोला जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा हिंदी में चीजों को समझते हैं। आगे देखिए, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून द ओशन वाटर इज रेज्ड अप एंड फॉल्स डाउन ट्वाइस अ डे। तो यही जो चीज मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से सन और मून का इफेक्ट होता है, वही इफेक्ट जो है वो है टाइड। द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम सब सरफेस एंड द सिंकिंग ऑफ द सरफेस वाटर आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ ओशियन वाटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि किस तरीके से अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है, कि जो हमारा अगर ऑफशोर विंड्स चल रही हैं तो ऑफशोर विंड्स क्या करेंगी कि जो शोर है यानी कि जो तट है, जो कोस्ट है, वहां से पानी को दूर लेके जाएंगी जो विंड्स होंगी, तो नीचे का जो पानी होगा वो ऊपर की तरफ को आता है, दैट इज नोन एज योर अपवेलिंग। ठीक है, उसको बोला जाता है अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपने पिछला पार्ट मिस किया है तो प्लीज जाके उस पार्ट को रेफर करिए। ठीक है, चलिए यहां तक आप समझ गए कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो दो तरीके का है, वन इज योर ओशन करंट एंड वन इज योर वेव्स। ओशन करंट्स में क्या होता है कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में वाटर मूव करता है, और वेव्स में क्या होता है कि कोई पानी मूव नहीं करता है बल्कि वेव ट्रेन्स मूव करती है। अभी वेव का मोशन किस तरीके से होगा वो अभी हम देखिए आगे अगले पार्ट में देखने वाले हैं। और
जो वर्टिकल मोशन है राइज एंड फॉल है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, उसको बोला जाता है टाइड्स। ठीक है, और एक यहां पर और थोड़ा सा पार्ट आया है कि जो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर है फ्रॉम सबसरफेस या जो सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर है, वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वर्टिकल मोशन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है या बहुत सब्सटेंशियल नहीं होता है, इसलिए हम उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, हम उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी सवाल पूछा जाए कि आर टाइड्स द ओनली फॉर्म ऑफ वर्टिकल मोशन इन द ओशन वाटर, नो, तो सिर्फ टाइड्स नहीं है बल्कि अपवेलिंग भी हो सकती है और सबसरफेस से अपवेलिंग हो सकती है और जो सरफेस वाटर है उसकी सिंकिंग हो सकती है, तो वो भी एक तरीके का वर्टिकल मोशन आप लोगों के लिए हो सकता है। चलिए अगले पार्ट में देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या होती हैं। वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी नॉट द वाटर एज सच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेव्स जो होती हैं वो एक तरीके से एनर्जी है, नॉट द वाटर एज सच विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि वेव्स में कोई वाटर जनरली मूव नहीं करता है। वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन अ स्मॉल सर्किल एज द वेव पासेस। अभी हम देखेंगे आगे यहां पर जो डायग्राम दिया गया है इसकी मदद से हम समझेंगे कि जो ये लाइन लिखी गई है कि वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन स्मॉल सर्कल्स, कि सिर्फ एक स्मॉल सर्कल्स में मूव करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पानी जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव्स। जो वेव्स को एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है? जो सोर्स है दैट इज योर विंड। विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशियन एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन द शोर लाइन्स। तो जो ओशियन में है वहां पर उसको विंड उसको मूव कराएगी, वो एनर्जी देगी, और जब वो शोर लाइन में पहुंचेगी तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और जो वेव्स है वो ब्रेक हो जाएंगी। द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट्स द स्टैग्नेंट डीप बॉटम वाटर ऑफ द ओशियंस। तो जो वेव का मोशन होता है उसके आप कह सकते हैं जो सरफेस वाटर का जो मोशन होता है वो डीप बॉटम के वाटर को किसी तरीके से कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। एज द वेव अप्रोचेस द बीच इट स्लोज डाउन। ये मैंने आपको बताया कि एनर्जी कम हो जाएगी तो वो स्लो डाउन हो जाएगी, एंड दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन अकरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड द सी फ्लोर। वही बात है कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि जो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी कम हो जाएगी तो वेव आपकी ब्रेक हो जाएगी या स्लो डाउन हो जाएगी। एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव ब्रेक्स। ठीक है, जब आपकी वाटर की डेप्थ जो है वो वेवलेंथ के हाफ से कम होगी तो आपकी वेव जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अभी वेवलेंथ क्या होती है इसको अभी हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में देखते हैं। ठीक है, द लॉन्गेस्ट वेव्स आर फाउंड इन द ओपन ओशियंस, यानी कि बीच से बहुत दूर ओपन ओशियंस में पाई जाती हैं लार्जेस्ट वेव्स, यानी कि बहुत लंबी लंबी वेव्स। लंबी वेव्स का मतलब होता है उसकी हाइट। अभी मैं आपको बताता हूं ये वेव हाइट क्या होती है। एंड वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। यानी कि वेव्स जो है वो बड़ी होती चली जाएंगी, जैसे जैसे उनको विंड से एनर्जी मिलती चली जाएगी तो वो और ज्यादा बड़ी होती चली जाएंगी। मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कॉज्ड बाय द विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर। जो वेव्स है वो ज्यादातर कहां से आएंगी? जो वाटर के अगेंस्ट जो विंड ब्लो कर रही होगी उससे। व्हेन द ब्रीज ऑफ 2 knots और लेस blows over calm water, small ripples form and grow as the wind speed increases until white caps appear in the breaking waves। ठीक है, तो जब अगर कोई ब्रीज ब्लो कर रही है यानी कि कोई हवा का कोई झोंका मूव कर रहा है बाय द स्पीड ऑफ 2 knots और लेस, ये नॉट्स का मतलब होता है बेसिकली इसको बोला जाता है नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ये है नॉटिकल माइल्स। तो 2 knots या उससे कम है तो आपके स्मॉल रिपल्स बनेंगे। आपने देखा होगा कि पानी में अगर आप कभी पत्थर डालें, हल्के से डालें, तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके के एक सर्कल्स बनते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, इसी को बोला जाता है रिपल्स। ठीक है, और ये बड़े होते जाते हैं कब तक? मतलब जब तक इनकी स्पीड बढ़ती जाती है, और बढ़ते जाते हैं कब तक? जब तक व्हाइट कैप्स अपीयर ना हो जाए इन द ब्रेकिंग वेव्स। तो ये व्हाइट कैप्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं, तब आप समझ जाएंगे कि व्हाइट कैप्स आने से जो वेव्स हैं वो कैसे ब्रेक होती हैं। ये देखिए, कभी आपने देखा होगा कि जब वेव्स आपस में मूव कर रही होती हैं तो इस तरीके का हो जाता है। ये चीजें आई थिंक आप लोगों ने देखी होंगी कि कभी वेव्स मूव करती हैं तो बीच पानी में इस तरीके की चीजें बनती है, राइट? इसी को बोला जाता है व्हाइट कैप्स। और यहां पर व्हाइट कैप्स बनने की वजह से क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं ये आपस में मिलती हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं, और ये ब्रेक हो जाती है, और इसका कलर कुछ इस तरीके से दिखता है, इसलिए इसको बोला जाता है व्हाइट कैप। तो ये चीज आप समझ गए कि जब विंड की जो स्पीड है या जो ब्रीज है वो 2 knots से कम है तो रिपल्स बनेंगे, और उसके बाद धीमे धीमे उनका साइज, जब विंड का साइज बढ़ेगा यानी कि विंड की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? जो वेव्स है उनका साइज बढ़ता जाएगा, और जब वो आप कह सकते हैं कि व्हाइट कैप जब तक बनते हैं, जब तक व्हाइट कैप बनेगा तब तक वो उनका साइज बढ़ेगा, और जब उनमें व्हाइट कैप्स बन जाएगा यानी कि वो आपस में 2 वेव्स एक तरीके से मर्ज करने लगेंगी तो तब वो चीज क्या होगी? वो वेव्स ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। वेव्स मे ट्रेवल thousands of kilometer before rolling ashore, breaking and dissolving as surf। तो जो ये waves हैं ये बहुत ज्यादा जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर सकती हैं, thousands of kilometer ये ट्रेवल कर सकती हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज लिखी गई है कि waves size and shape reveal its origin, यानी कि जो वेव का साइज है और जो उसका शेप है वो बता सकता है आपको, वो उसके ओरिजिन के बारे में रिवील कर सकता है कि उसका ओरिजिन कहां पर है। Steep waves are fairly young ones and are probably formed by local wind। Steep waves मतलब जिन waves का, अब आपको ये चीज पता है कि waves किस तरीके की होती है। अगर मान लीजिए कोई इस तरीके की waves है, steep waves है, ठीक है, steep waves है तो वो जनरली क्या होंगी, they are young, मतलब वो नई waves बनी होंगी, and are probably formed by local wind, यानी कि वो local wind से बनी हुई होंगी। और अगर slow and steady waves होंगी तो वो originate हुई होंगी कहां, बहुत कहीं दूर किसी फार ऑफ प्लेस में हुई होंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉसिबली फ्रॉम अनदर हेमिस्फीयर, यानी कि वो इतना ज्यादा, अब आप खुद देख सकते हैं कि वो एक हेमिस्फीयर से, यानी कि वेव्स जो है वो एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर तक में भी ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके की वेव्स होंगी, जो स्लो एंड स्टेडी वेव्स होंगी वो ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, और जो यंग वेव्स होंगी या जो स्टीप वेव्स होंगी वो जनरली यंग होंगी और वो लोकल विंड से बनी हुई होंगी। द मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, दैट इज हाउ लॉन्ग इट ब्लोज एंड द एरिया ओवर विच इट ब्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो मैक्सिमम वेव हाइट जो है वो इस तरीके से बताई जाती है, डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो कितनी दूर तक जा सकती है, हाउ लॉन्ग इट ब्लोज यानी कितना देर तक वो ब्लो कर सकती है, और दूसरी चीज ये है कि कितने एक डायरेक्शन में कितनी दूर तक जा सकती है या कितना एरिया कवर कर सकती है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ ऑफ द विंड से पता लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, वेव्स ट्रेवल क्यों करती हैं। वेव्स ट्रेवल बिकॉज विंड पुशेस द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स व्हाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब हमने बताया कि वेव्स को मूवमेंट देने के लिए जो मेजर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो है विंड, ठीक है। अब विंड इसको आगे की तरफ को, देखिए यहां से क्या हो रहा है कि ये विंड इसको आगे की तरफ को फोर्स कर रही है, और ग्रेविटी फोर्स जो है आपको पता है, जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है या जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो हर चीज को अपनी तरफ, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ, या आप कह सकते हैं कि नीचे की तरफ को पुल करता है। तो ये आगे को बढ़ रहा है, ठीक है, और ये चीज यहां से नीचे की तरफ को, जो क्रेस्ट है वो नीचे की तरफ को जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, द फॉलिंग वाटर, अब ये पानी है, ठीक है, द फॉलिंग वाटर पुशेस द फॉर्मर ट्रफ अपवर्ड। अब जो ये चीज नीचे जाएगी तो जो ये पीछे वाले का, आप बेसिकली यहां पर एक चीज देखिए, मैं भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में बताता हूं ये सारी चीजें। जो ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है इसको बोला जाता है ट्रफ, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको बोला जाता है क्रेस्ट। तो क्रेस्ट बेसिकली नीचे को आएगा, किसकी वजह से, बाय द ग्रेविटी के पुल की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये पीछे वाला ट्रफ है ये ऊपर को बढ़ेगा। तो आप एक तरीके से यहां पर देख सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो वाटर है वो किस तरीके से मूव करता है, वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ठीक है। तो ये उसी का जवाब है। यहां पर देखिए मैं इसको दिखाता हूं आपको, यहां पर लिखा गया था ये वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन अ स्मॉल सर्किल एज द वेव पासेस। तो वो यही वो स्मॉल सर्किल है जिसकी वहां पर बात की गई थी कि ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं कि ये इस तरीके से क्रेस्ट यहां से ग्रेविटी की वजह से फॉल करेगा, ये ट्रफ यहां से मूव करेगा, वाटर पार्टिकल जो है वो स्मॉल सर्किल में इस तरीके से मूव करेंगे, और जो विंड और जो ये वेव होगी वो नई पोजीशन में पहुंच जाएगी, ठीक है। द वेव्स मूव्स टू द न्यू पोजीशन। The actual motion of the water beneath the waves is circular। ये मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। It indicates that things are carried up and forward as the wave approaches and down and back as it passes। चलिए मैं आपको इसको एक पूरे के पूरे फिगर में समझाता हूं, ठीक है। अभी इसको हम समझते हैं, इस लाइन को भी हम समझते हैं। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको इस लाइन का मतलब अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव देखते हैं। तो सबसे पहला जो वेव कैरेक्टरिस्टिक है, पहले मैं आपको दिखाता हूं आपकी बुक में ये चीज कहां पे लिखी गई है। ये देखिए यहां पर एक इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है नेक्स्ट पेज में, वहां पर लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, और यहां पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन, ठीक है, यहां से आप समझ जाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको पूरे के पूरे डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन का जो मतलब है ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आप देखिए क्या क्या वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला वेव कैरेक्टरिस्टिक लिखा गया है वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ। The highest and lowest point of a wave are called the crest and trough respectively। तो मैंने आपको बताया कि जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है,
इस हाईएस्ट पॉइंट को बोला जाता है क्रेस्ट, CREST, इसको बोला जाता है क्रेस्ट। चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लें, चाहे आप ये टॉप मोस्ट पॉइंट ले लें, ये सब के सब क्या है, क्रेस्ट। ठीक है। और जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है, जैसे कि आप ये वाला पॉइंट ले लें, ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है इसको बोला जाता है ट्रफ, TROUGH, दैट इज ट्रफ, हाईएस्ट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट। ठीक है, ये पहला समझ गए। दूसरा है वेव हाइट। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ ट्रफ टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ अ वेव। यानी कि यहां बॉटम से लेकर अगर आप यहां से हाइट लें यहां तक, तो ये जो पूरी की पूरी हाइट है, इस हाइट को बोला जाएगा वेव हाइट। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी हाइट है इसको आप बोल देंगे क्या, वेव हाइट। ठीक है। अगला लिखा गया है वेव एम्पलीट्यूड। वेव एम्पलीट्यूड कुछ नहीं है, वेव एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ योर वेव हाइट। यानी कि यहां से लेकर ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से लेकर अगर आप ये वाली डिस्टेंस ले लें, ये पूरी की पूरी, तो दिस इज योर वेव एम्पलीट्यूड। इसको बोला जाता है वेव एम्पलीट्यूड। ठीक है। अगला है वेव पीरियड। वेव पीरियड का मतलब होता है, बुक में लिखा गया है, इट इज मेयरली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट और ट्रफ्स एज दे पास अ फिक्स पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट पर, अगर आप किसी पॉइंट पर बात करें, तो इस पॉइंट पर ये और ये वाला जो पॉइंट है, इनके बीच में जितना टाइम लगेगा यहां से यहां पहुंचने में या यहां से यहां पहुंचने में, दोनों में से जितना टाइम लगेगा उसको बोला जाएगा वेव पीरियड। वेवलेंथ होती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। यानी कि अगर आप इस क्रेस्ट से लेकर इस क्रेस्ट तक के बीच की डिस्टेंस को अगर आप ले लें, यानी कि ये वाले डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, इस डिस्टेंस को आप ले लें तो इसको बोला जाता है वेवलेंथ। और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वेव पीरियड है वो एक वेवलेंथ कवर करने का टाइम है। एक वेवलेंथ कवर करने का जो टाइम है उसको बोला जाता है वेव पीरियड। ठीक है। वेव स्पीड है, इट इज द रेट एट विच द वेव्स मूव्स थ्रू द वाटर, कि कितने स्पीड से जो वेव है वो मूव कर रही है पानी में, उसको बोला जाता है वेव स्पीड। और इट इज जनरली मेजर्ड इन नॉट्स। नॉट्स में आपको बता चुका हूं, नॉटिकल माइल्स है। ठीक है, तो इसको नापा जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। वेव्स की स्पीड को किलोमीटर या किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में हम उसको नहीं नापते हैं। ठीक है। और अगली चीज एक लिखी गई है, दैट इज वेव फ्रीक्वेंसी। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग 1 सेकेंड टाइम इंटरवल, कि कितना, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं। या सिंपल आप कह सकते हैं कि जो वेव पीरियड है, जो टाइम पीरियड ऑफ वेव है, उसका जस्ट रेसिप्रोकल है। ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब आप समझते होंगे, आई थिंक। आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 1 बाय पीरियड ऑफ वेव। ठीक है, 1 बाय पीरियड ऑफ वेव या 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ वेव, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको वो लास्ट वाली जो लाइन है उसका मतलब समझाता हूं, क्या लिखा गया है। सपोज कीजिए ये वेव है। ठीक है, ये वेव इस तरीके से यही है। मैं जो बात कर रहा था, सपोज करिए कि कोई बंदा जो है वो यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, वो इस तरीके से यहां पर शोर पे है। ये मैंने शोर बना दिया। ठीक है, दिस इज योर शोर। ठीक है, थोड़ा सा इस पे कॉमेडी मत करिएगा। ठीक है, यहां पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है ऑन द शोर। ठीक, ये शोर है, तट है। अब देखिए, ये वेव इस तरीके से है। अब वेव आ रही है का मतलब क्या होगा कि ये वेव जो है किस तरीके से ट्रेवल करेगी। ये वाला पार्ट आपको पता है कि नीचे जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट यहां से ऊपर उठेगा, तो ये वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगी आगे को, है कि नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए वेव आगे को ट्रेवल कर रही है, यानी कि ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है। ठीक है, और ये पीछे वाला पार्ट जो है इसका, वो इस तरीके से ही होगा। समझ पा रहे हैं। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो यहां से ऊपर उठे होंगे, क्योंकि यहां के पार्टिकल, जो यहां पर ये ट्रफ है, ये पार्टिकल ऊपर उठा होगा। तो यानी कि यहां पर भी एक इस तरीके का सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, यहां पर भी एक इस तरीके का सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, है कि नहीं है। जो मैंने आपको पीछे समझाया था, हर तरफ पे इस तरीके का सर्कुलर मोशन होगा पानी का। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर कैरिड अप एंड फॉरवर्ड। ये कैरिड अप भी हो रहे हैं और आगे को भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब वेव चली जाएगी, यानी कि जब आपकी वेव यहां से दूर जाएगी, तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो पार्टिकल्स नीचे को जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स विल गो डाउन एंड बैक, यानी कि वो नीचे को जाएंगे और पीछे की तरफ को जाएंगे जब वो वेव पीछे की तरफ को जाएगी। समझ पाए? आई होप
समझ पाए होंगे कि किस तरीके से जब वेव अप्रोच कर रही है तो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ को जाएंगे एंड दे विल बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन जो उसको देख रहा है, ठीक है। और अगर वेव्स पीछे की तरफ को जा रही है, यानी कि जब वेव्स आपकी पीछे की तरफ को जा रही है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो नीचे की तरफ को जाएंगे एंड दे विल मूव इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, समझे। यानी कि जब वेव इधर की तरफ, अभी जब वेव का मोशन इस तरफ को है तो पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, इस मोशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, समझ पाए। अब जब वेव का मोशन इधर को हो जाएगा, यानी कि वेव आई, शोर में टकराई और वापस चली गई, तो पार्टिकल का मोशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, इस तरीके से कह सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि वेव का मोशन कहां को हो गया है, इधर की तरफ को। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स अप डाउन जा रहे हैं और इस पर्सन के पर्सपेक्टिव में वो बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे की तरफ को जा रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि उस पर्सन की तरफ को वो आ रहे थे ऐसे करके, अब वो उस पर्सन से पीछे की तरफ को जा रहे हैं, समझ पाए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट लास्ट लाइन कि थिंग्स आर कैरिड अप एंड फॉरवर्ड एज द वेव अप्रोचेस, और वो पीछे की तरफ को जाएंगे, दे विल बी मूव इन द डाउन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज द वेव पासेस, ठीक है। तो ये हमने सीखा अबाउट दी वेव्स। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट दी टाइड्स और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट दी ओशन करंट्स। तो ठीक है, इस पार्ट को इतना ही रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो में दिखाए गए किसी भी चीज को लेकर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो भी आप वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर पेज, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारी वेबसाइट के थ्रू, या आप हमसे लिंक्डइन और हमारी ईमेल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।